Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to study lesson number 1 of book 2. Today I gave you the detailed introduction of the paper and also this lesson. Sir James Jeans is an astronomer, and in this essay he gives his own views on the universe, the bigness of the universe, the number of stars in it, the size of stars. He also tells us how the planets are born, how our earth was born, and then how life came into existence on this planet. What we have to do is only to translate. Students, in this system of teaching, in this online teaching, it is rather difficult to get involved in the lesson. You will have to focus your attention directly, voluntarily. Otherwise, you will be losing the grip. What the teacher can do is simply translate the lesson. He can give you the synonyms. Now it is up to you to prepare for the examination. This can be done only if you have a strong willpower, if you, with a conscious mind, sit down with an intention to study the lesson. So let me start it. The Dying Sun by Sir James Jeans. बच्चों, मैंने कल बताया था, अगर किसी ने नहीं वो मेरा छोटा सा तारफ़ सुना तो पहले वो सुन लें कि सर जेम्स जीन्स के नज़रियात अब आउटडेटेड हो चुके हुए हैं. इनके बाद बहुत सारे और नज़रियात आए और आए दिन फल्कियात के बारे में नए नए नज़रियात आते रहते हैं. ज़रूरी नहीं आप इस ऐसे में दिए गए व्यूज़ से इत्तफाक करें, क्योंकि आप सबको पता है कि साइंस हाइपोथेसिस होते हैं. एक हाइपोथेसिस आया, जब वो रिजेक्ट हो गया तो फिर दूसरा आ गया, और जब तक कोई रिजेक्ट नहीं होता तो वो इन वोग रहता है. अलबत्ता इस सब कुछ के बावजूद इस ऐसे की लिटरेरी वैल्यू ज़रूर है. आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. जैसे मैंने कल कहा था कि मैथमेटिक्स की तरह मामलात को राइटर खोलते चले जाते हैं, पढ़ने में लुत्फ़ आएगा. आप तो तैयार है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड देन. मैं पहला पैरा पेज 1 का पढ़ने लगा हूँ. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. कायनात में चंद सितारों का हमें इल्म है जो मुश्किल से ही ज़मीन से बड़े होंगे. But most of them are so large, लेकिन उनमें से अक्सर तो इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of earths could be packed inside each. और कर लें ज़रा, hundreds of thousands of earths, कि हमारी लाखों ज़मीनें हर सितारे में पैक की जा सकती हैं, फिल किया जा सकता, उन्हें बंद किया जा सकता है. एंड लीव रूम टू स्पेयर. रूम यहाँ स्पेस, जगह, स्पेयर एक्स्ट्रा. हर सितारे में लाखों ज़मीनें समो सकती हैं, फिर भी फालतू जगह बच जाएगी. Here and there we find an immense star. जगह जगह हमें एक बहुत बड़ा सितारा मिलता है. Immense, huge, big. Large enough to contain millions and millions of earths. जो इतना बड़ा होता है कि अपने अंदर लाखों लाखों ज़मीनें समो सकता है. कंटेन, अंदर रखना. और मिलियन, स्टूडेंट्स आपको पता है 1000 थाउजेंड्स इज़ अ मिलियन. 10 लाख को कहते हैं, तो मिलियंस एंड मिलियंस तो करोड़ों हो जाएंगी ना. हमें जगह जगह इतना बड़ा सितारा मिलता है जो अपने अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनों को समो सकता है. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स is probably something like the total number of grains of sand on all the sea shores of this world. ज़रा देख लीजिए, एक सितारा कितना बड़ा है कि उसमें हमारी करोड़ों ज़मीनें आ सकती हैं. और सितारों की तादाद कितनी है कायनात में?
यूनिवर्स कायनात, वो कहते हैं इतनी है, गालिबन, प्रॉबेबली गालिबन, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, जैसे कि रेत के ज़र्रात हों ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम साहिलों पर, दुनिया के तमाम साहिलों पर जितने रेत के ज़र्रात होते हैं इतने गालिबन सितारे होंगे। और एक सितारा कितना बड़ा है कि उसमें हमारी लाखों ज़मीनें आ सकती हैं। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, इस कदर है हमारे घर का छोटापन, यानी घर से मुराद हमारी ज़मीन, क्योंकि ज़मीन एक सितारे का हिस्सा ना, सूरज एक सितारा है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। मेजर्ड मापा जाए, कैलकुलेट किया जाए, सब्सटेंस मैटर, कायनात के पूरे मादे के सामने रख कर जब हम अपनी ज़मीन का तकाबुल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें बहुत ही छोटी ज़मीन नज़र आती है। इतना है छोटापन हमारे घर का जब इसको कायनात में मौजूद तमाम मादे के साथ रख कर देखा जाए। तो पहला पैरा हो गया, इसमें उसने क्या बताया, सितारों की तादाद और सितारों का साइज। अब आगे ऐसा ऐसा आगे बढ़ेगा जैसे मैंने कहा था। नेक्स्ट पैरा, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, अबाउट इधर उधर, हियर एंड देयर, अराउंड, ये लाखों सितारे खला में घूम फिर रहे हैं। ये जेम्स जीन्स के नज़रियात हैं। अ फ्यू फार्म ग्रुप्स, उनमें से चंद एक तो कुछ ग्रुप बना लेते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो फिर मिलकर सफ़र करते हैं, इकट्ठे सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन उनमें से अक्सर तन्हाई में सफ़र करते हैं, अकेले ही सफ़र करते रहते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो अकेले ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, immense, huge, big, that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. Rare, शाज़ो नादर होने वाला, unusual, exceptional event, happening, occurrence, कि बिलाशुबा ये बहुत ही कम वाक़या होगा कि कोई सितारा किसी दूसरी सितारे के नज़दीक आ सके। वजह क्या है? क्योंकि खला भी बहुत बड़ी है ना, स्पेस बहुत बड़ी है। ये तो मैटर की बात हो रही थी, अब स्पेस का जिक्र चलेगा। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, हर सितारा अपना सफ़र मुकम्मल तन्हाई में करता है। लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, और वॉयज बहरी सफ़र को कहते हैं, यहाँ आप जर्नी ही कह सकते हैं। ज़्यादातर हर सितारा अपना सफ़र तन्हाई में करता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई खुले खाली समंदर पर एक ही जहाज़ तैर रहा हो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स। स्केल मॉडल बच्चों, अगर आप कोई पैमाने का मॉडल तैयार करें, यानी जैसे आपने घर बनाना हो तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं ना कि 20 फुट बराबर है 1 इंच के, तो इस तरह से वो कागज़ पे नक्शा आ जाता है, तो इसको स्केल मॉडल कहते हैं। तो एक मापने वाले मॉडल में इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारों को बहरी जहाज़ ज़ाहिर किया जाए, the average ship will be well over 1 million miles from its nearest neighbor. Average, औसतन। पहले हर वक्त आपके जहन में रहना चाहिए कि सितारों की तादाद कितनी है, जैसे कि रेत के ज़र्रे हों। अब ये तो मैटर की बात होगी। खाली जगह कितनी है कि अगर सितारे को जहाज़ ज़ाहिर किया जाए तो औसत सितारा अपने करीबी पड़ोसी से कोई वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स, 10 लाख मील से ज़्यादा दूर होगा। तो सब्र कीजिए ज़रा। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड
इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है, ये बात समझना बहुत आसान है। वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर्स एनीवेयर नियर इट। सेल्डम यहाँ नेगेटिव में है, शाज़ो नादिर ही, ना होने के बराबर। तो इससे ये इस बात समझना बहुत आसान है कि क्यों कोई सितारा किसी और सितारे को अपने करीब बहुत ही कम पाता है। सेकंड पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। इसमें सितारों के सफ़र का तज़किरा हुआ था और खला का भी जिक्र हुआ कि कायनात कितनी बड़ी है, सितारे को जगह कितनी मिल जाती है। यही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों बनने। पैराग्राफ नंबर 3, वी बिलीव हाउएवर, ताहम हमारा अकीदा है दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि 2 अरब साल पहले दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, कि ये कम होने वाला वाक़या टेक प्लेस, वकू पजीर होना, रूनुमा होना, अकर्ड, कि ये वाक़या हो ही गया। एंड दैट अनदर स्टार, और ये कि एक और सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, अंधाधुंध खला में चलते चलते, हैपन टू कम नियर द सन, हैपन इत्तेफाक से आ जाना, केम बाई चांस, सूरज के करीब आ ही गया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सूरज और चांद हमारी ज़मीन पर लहरें उभारते हैं। ये तो आपको पता है ना कि तमाम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और लिक्विड आसानी से अट्रैक्ट होता है। तो ये जो चांद में वो मद्दो जज़र होता है, राइज एंड फॉल, उसका जिक्र हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद हमारी ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसी तरह इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर भी बड़ी बड़ी लहरें पैदा की होंगी। रेज्ड प्रोड्यूस, टाइड्स लहरें हैं, क्योंकि वो सितारा बहुत बड़ा था, सूरज से भी बहुत बड़ा था, इसलिए उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स, लेकिन वो लहरें हमारी इन छोटी छोटी लहरों से बहुत ही मुख्तलिफ होंगी, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन आवर ओशन। मैस यहाँ बल्क, मैटर, कि जो चांद का थोड़ा सा मवाद हमारे समंदरों में जो लहरें उभारता है, वो लहरें कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी। और ख़ुद ही फिर मुसन्निफ़ प्रिज्यूम कर रहे हैं, एन इमेंस टाइडल वेव, एक बहुत बड़ी लहर। टाइड बच्चों वो जो समंदरों में दीवार की तरह उठ के आ रही होती है उसको कहते हैं, और वेव जो ऊपर नीचे छोटी होती है उसको कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी लहर मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, ज़रूर सूरज की सतह पर नमूदार होके चल गई होगी। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, जिसने बिल आखिर एक पहाड़ बना लिया होगा, सो हाई, जो इतना बड़ा होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम मुश्किल से ही उस पहाड़ का तसव्वुर कर सकते हैं। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जो ही ये डिस्टर्बेंस का सबब, ये देखें ना, ये लिटरेचर है, साइंटिफिक ऐसे होता तो बिल्कुल क्लियर कहना था। द सेकंड स्टार, काज ऑफ डिस्टर्बेंस कौन हुआ? दूसरा सितारा, जिसने आकर हमारे सूरज के साथ शरारत की, छेड़खानी की, डिस्टर्ब किया। तो काज ऑफ डिस्टर्बेंस से मुराद द अदर स्टार विच केम नियर द सन एंड रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये सेंटेंस। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जूं जूं वो दूसरा सितारा हमारे सूरज के करीब से करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो सूरज की सतह पर बनने वाला पहाड़ बुलंद से बुलंद होता चला गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, अब हुआ क्या? इन दोनों सितारों का, यानी सूरज का और दूसरे सितारे का, कोई डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ। वो इसको अपनी तरफ खींच कर फिर परे को चला गया। तो
تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی چیز کو آپ زور سے کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں تو کیا حشر ہوتا ہے. تو بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگین ٹو موو اوے اگین، قبل اس کے کہ دوسرا ستارہ پھر پرے چلنا شروع ہو گیا، اٹس ٹائڈل پل ہیڈ بیکم سو پاورفل، تو اس کا لہری کھچاؤ وہ جو سورج کی سطح پر پیدا کیا تھا اتنا طاقتور ہو گیا تھا، دیٹ دس ماؤنٹین واز ٹورن ٹو پیسز، کہ یہ جو پہاڑ سورج کی سطح پر بنا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹورن پھٹ گیا، شیٹرڈ، بروکن، اینڈ تھرو آف اسمال پارٹس آف اٹ سیلف انٹو اسپیس، اور اس نے اپنے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں پھینک دیے. اسٹوڈنٹ سمجھ آ رہی ہے نا کہ سورج نے اپنے ٹکڑے پرے پھینک دیے. دیز اسمال پیسز ہیو بین گوئنگ اراؤنڈ دا سن ایور سنس، ایور سنس تب سے اب تک، تب سے اب تک یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہماری زمین کے، ہمارے سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. دے آر دا پلانٹس، یہی سیارے ہیں، گریٹ اینڈ اسمال، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، آف وچ، جن میں سے، آف کا ہونا میں سے، آف وچ آور ارتھ از ون، زمین بھی ایک ہے. پیراگراف نمبر 3 ختم ہوا. اگر آپ اس پہ ایک بار پھر نظر دوڑائیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ اسٹیلر انکاؤنٹر کا تذکرہ کیا گیا، ستاروں کے ٹکراؤ کا تذکرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سیارے وجود میں آئے. تو اس پہ کویشچن کیا بن سکتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ وین another star came near the surface of the sun, how are the planets born, how was our earth born. یہ سوال اس پر، اس پیرے پر بن سکیں گے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سر جیمز جینز کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ کائنات یا زمین کی تخلیق کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ ہے، وہ اس کو ایک میئر ایکسیڈنٹ قرار دے رہا ہے. اب آئیے اس پیج کے آخری پیرے پر. دا سن اینڈ دا ادر اسٹارس وی سی ان دا اسکائی آر آل ایکسٹریملی ہاٹ. اب وہ بتانے لگا ہے لائف کی ایمرجنس کے بارے میں، لائف کے پیدا ہونے کے بارے میں، کہ ہاؤ واز لائف بورن آن آور ارتھ. دا سن اینڈ دا ادر اسٹارز ایز وی سی ان دا اسکائی آر آل ایکسٹریملی ہاٹ. سورج اور دوسرے ستارے جو ہمیں آسمان پر نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ گرم ہیں، ایکسٹریملی، انتہائی، امینسلی، فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم. یہ 2 اور 2 وہی والا اسٹرکچر ہے کہ ہی از ٹو پور ٹو پے فیس، یعنی نیگیٹو ہوتا ہے سینٹینس. اتنے گرم ہیں یہ ستارے، فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم، کہ ان پر زندگی موجود نہیں رہ سکتی. ایگزسٹ، موجود ہونا. سو آلسو نو ڈاؤٹ ور دا پیسز آف دا سن وین دے ور فرسٹ تھرون آف. بے شک سورج کے ٹکڑے بھی اسی طرح ہی گرم تھے، اتنے ہی گرم تھے جتنا سورج خود تھا جب ان کو پہلے پہل پرے پھینکا گیا. گریجولی، رفتہ رفتہ، سلولی، بائی اینڈ بائی، دے بیکیم کولر، یہ ٹکڑے ٹھنڈے ہوتے چلے گئے. انٹل ناؤ دے ہیو ویری لٹل ہیٹ آف دیئر اون لیفٹ، یہاں تک کہ اب ان کی ذاتی گرمی بہت ہی کم باقی رہ گئی ہے. یعنی ان کی اپنی زمین کی، پلوٹو کی، فلاں کی کوئی گرمی باقی نہیں رہی، چونکہ اربوں سال تو خود تو کہہ چکا ہے کہ 2 ارب سال پہلے یہ واقعہ ہوا، تو وہ ٹکڑے ٹھنڈے ہوتے چلے گئے ہیں. دیئر وارمتھ کمنگ almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. تو سن ایک طرح سے ان کا پیرنٹ ہوا نا. اب ان کی گرمی، یہ جو ہمیں گرمی لگتی ہے جون جولائی میں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ their warmth coming almost entirely completely fully، ان کی گرمی تقریباً پوری کی پوری آ رہی ہے from the radiation، شعائیں، کرنیں، ریز، وہ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، تو ان کی تمام تر گرمی ان کرنوں سے آتی ہے which the sun pours down on them، جو سورج ان پر انڈیل رہا ہوتا ہے. یہاں پر throwing in course of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ،
with the passage of time. One of these cooling paces gave birth to life. इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने लाइफ को, ज़िंदगी को जन्म दिया। देखो बच्चों, जेम्स जीन्स एस्ट्रोनॉमर है और यहाँ वो लाइफ की ओरिजिन को बिल्कुल ही गोल कर गया है। वो नेचुरलिस्ट तो है नहीं, कोई थ्योरी दे नहीं सकता। अगला जुमला और भी बहुत दिलचस्प है। वी डोंट नो हाउ व्हेन और वाई दिस हैपेंड। हमें ये तो नहीं पता कि ये सब कुछ, ये वाक़या कैसे, कब और क्यों हुआ, लेकिन हो गया। अब आप देखें, पिछले पैरे में वो ज़मीन की ओरिजिन को भी एक एक्सीडेंट करार दे रहा था और अब लाइफ की ओरिजिन को भी महज एक इत्तेफाक करार दे रहा है। तो हुआ क्या कि ये ज़िंदगी पहले बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म की सूरत में थी। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म हस्ती, वजूद, बीइंग, सेल, कोई भी जिंदा चीज़। ज़िंदगी शुरू में बहुत ही सादा से खुलियों की सूरत में इसने अपना आगाज़ किया। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. consist of हो तो मुश्तमिल होना, consist in हो तो मुनहसर होना, depend on। ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, whose living power consisted chiefly, ज़्यादातर, mainly, in their being able, उनकी ज़िंदा रहने की क़ुव्वत का इन्हिसार ज़्यादातर इस बात पर था कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म इस काबिल थे टू रीप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग, कि मरने से पहले अपने आप को ही पैदा कर लेते थे। ये हो गया, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, उसका जिक्र हो रहा है। बट फ्राम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, हम्बल सिंपल, अदना से, सादा से, लेकिन इन सादा इब्तदाओं से, इन सादा आगाज़ों से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक धारा चला। स्ट्रीम नदी को कहते हैं ना, एक रौ चली। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, लहर की बात हो रही है, स्ट्रीम की बात हो रही है। एवर हमेशा, मुसलसल, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, जो मुसलसल पेचीदा से पेचीदा तर होती चली गई। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड, और इस लहर ने आखिर में पैदा किया है। बीइंग्स, ऐसी हस्तियों को जन्म दिया है। नेक्स्ट पेज पे आने लगा हूँ स्टूडेंट्स। हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. मुराद यहाँ ये जो कम्प्लेक्स सिटी की बात हो रही है ना, पेचीदगी की, तो इससे मुराद इंसान है। वो डार्विन की एवोल्यूशनरी थेरी यहाँ आ रही है कि ज़िंदगी बड़ी सादा से ऑर्गेनिज्म की सूरत में शुरू हुई, फिर मुसलसल कॉम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती चली गई, और यहाँ तक कि अब ऐसी हस्तियाँ वजूद में आ चुकी हैं जिनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उम्मीदें हैं, नाउमीदियाँ हैं, मज़हब हैं, सेंस ऑफ ब्यूटी है। मुराद इंसान है कि इसका कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल है। तो बड़ा पेचीदा है इंसान। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वजूद में आ गई हैं। मैं इस लास्ट सेंटेंस का दोबारा तर्जुमा कर रहा हूँ। बट फ्राम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, लेकिन इन सादा आगाज़ों से ज़िंदगी का एक धारा चला। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो मुसलसल पेचीदा से पेचीदा तर होता चला गया। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और इसने आखिर में ऐसी हस्तियों को जन्म दिया है। हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर मरकूज़ हैं इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, इनके एहसासात पर और इनके जज्बात और ख्वाहिशात पर। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, इनके हिस्से जमालियात, हुस्न का एहसास, एस्थेटिक सेंस जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी कोई जानवरों में तो नहीं ना पाई जाती कोई गधा या भैंस कहे कि वो दूसरी भैंस मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या कम खूबसूरत है, ऐसे नहीं होता। ये इंसानों में ही है। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका हिस्से जमालियात,
اینڈ دا ریلیجنس، اور تو اور ان کے مذہب ہیں. دیکھ لیں، ہم مذہب کی خاطر جی رہے ہیں اور مذہب کی خاطر مرتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو ان کی زندگیاں مرکوز ہیں ان کے احساسات پر، ان کے جذبات پر، ان کے احساس حسن پر اور ان کے مذہبوں پر. ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرس، جن میں ان کی اعلیٰ ترین امیدیں اور اعلیٰ ترین بلند ترین خواہشات پڑی ہیں، موجود ہیں. تو یہ انسان ہے جو یہ ساری چیزیں رکھتا ہے، دیگر جانور یہ مذہب اور ایمبیشن اور سینس آف بیوٹی نہیں رکھتے. تو اسٹوڈنٹس کل یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا اور کل میں آپ کو ایک ساتھ ہی چھوٹا سا ٹیسٹ بھی دوں گا، وہ آپ تیار کرتے جائیں. آپ کو یہ کرتے جائیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے لگا. تو بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو سیلف ڈسپلنڈ ہونا ہوگا، سیلف آرگنائزڈ ہونا پڑے گا، اور شاید اب یہ کرونا کے بعد لائف سٹائل بدل ہی جائے گا. خدا حافظ بچوں، تھینک یو، گڈ لک.